नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। विकसित प्रदेश का संकल्प। दरअसल किसी भी राज्य में जो विकास की अवधारणा है उसमें जो बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, उसमें एक जो बड़ा रोल प्ले करता है वो वित्त आयोग है। क्योंकि वित्त आयोग से बहुत सारा पैसा राज्य को मिलता है और वो पैसा जो है राज्य अपने अलग अलग कामों में खर्च करता है। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार की प्रशंसा की है और कहा है कि प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जोर दिया है। प्रदेश में विकास की बाट जो रहा है, जो प्रदेश बहुत लंबे समय से, अगर इस प्रदेश की हम बात करें तो इस प्रदेश को बने हुए 24 साल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ किसी चीज़ का हब होना चाहिए, वो उसको लेकर भी बहुत सारी बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगाई थी। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आया। अब उन वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती, क्योंकि वादों को पूरा करने के लिए जो है बेशुमार पैसों की जरूरत है। विकसित प्रदेश के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई रास्ता नहीं बताया गया है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ जो है वो नवंबर में बनता है और तब से जनवरी 2023 तक सरकार ने कुल 105 लाख करोड़ रुपए आरबीआई, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक आदि से लिए हैं। इनमें से केवल 28,096 करोड़ रुपए चुकाए जा चुके हैं। इधर वहीं वित्त आयोग ने जगदलपुर दौरे को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि आयोग को बस्तर के हालात देखने चाहिए। किस तरह बस्तर को भाजपा ने 10 साल पीछे ढकेल दिया। बस्तर के लिए आज अलग प्लानिंग हो, वहाँ के लिए अलग बजट हो। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि इस बारे में जो पार्टियों से जुड़े नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, 16वें वित्त आयोग का आज दौरा था हमारे प्रदेश में। श्री अरविंद पनगड़िया जी, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, उनकी पूरी टीम का आगमन हुआ। उनके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट बैठा और वित्त मंत्री के रूप में मैंने पूरा 1.5 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। उस पे हमने पूरी तरह से बताया कि हमारी लिगेसी क्या रही है, पहले किस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कई लोग बीमारू राज्य कह देते थे, उस स्थिति से बाहर निकलते हुए हमने किस तरह से पिछले 2.5 दशकों में डेवलपमेंट किया है, अभी आगे हमारे रोड मैप क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इस दृष्टिकोण से हमने बातें रखी हैं। तो 16,000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा दिए। उसके बाद कहते हैं बेरोजगारों से नौकरी कहाँ है, कहाँ मिलेगी नौकरी, नौकरी हम निकाल भी देंगे तो उसमें सब लोग आप लोग आ पाओगे क्या, 1% लोग ही आ पाओगे। ये बयान से उनकी हताशा को दर्शाता है। तो विकसित प्रदेश का संकल्प है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, ये बात जो वो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं जो राज्य के वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा कही बात को वो कोट कर रहे थे कि नौकरियां जो है, ये बात सच भी है कि इतनी नौकरियां हैं नहीं, चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, पर नौकरियां सरकारी क्षेत्र में तो उतनी नहीं है। तो निजी क्षेत्र में किस तरह की नौकरियां मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि बनती है तो वो किस तरह से उसका भविष्य में हम लोग देखेंगे कि रोजगार होगा। नई शिक्षा नीति में भी रोजगार, हुनर से रोजगार को जोड़ा गया है। तो विकसित प्रदेश का जो संकल्प है वो एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, पर निश्चित रूप से उसके लिए बहुत सारे प्रयास करना पड़ेगा। इस पूरी जो अवधारणा है इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए के.एस. चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी कृष्ण कुमार सिकंदर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो ये जो अभी आप दोनों नेताओं की बात सुन रहे थे, सवाल ये है कि वित्त आयोग जो है हर बार आता है और वित्त आयोग जो है हर साल जो है वो राज्यों को अपनी सिफारिश के अनुसार पैसे देते हैं और बहुत सारे पैसे जो हैं वो अलग अलग जगह खर्च होते हैं। ये जो 16वां वित्त आयोग आया है और उसने ये बैठक की है, तो ये बैठक में एक संकल्प लिया गया है। तो चौहान जी, ये संकल्प किस तरह का होगा, किस तरह से लोगों को एक विकसित प्रदेश मिलेगा और छत्तीसगढ़ में नया कुछ क्या हम लोग कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, या जो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है, खनिज संपदा से संपन्न है, पर धीरे धीरे अब
यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं और लोग अपने परंपरागत व्यवसाय की तरफ नहीं लौट रहे हैं। तो कैसे ये संकल्प पूरा होगा, थोड़ा इस बारे में बताएंगे। जैसे मोदी जी की गारंटी दी गई थी और काम भी कर रहे हैं। हमने पीएम आवास पे काम किया है, महतारी वंदन पे काम किया है और 2100 जो क्विंटल की धान पर एकड़ की बात हो या 3100 रुपए का रेट हो, उन सभी चीजों में काम किया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी और भी योजनाएं चल रही हैं। हमने जो गारंटियां दी हैं, बीच में 2-3 महीना जो आचार संहिता लगी रही, नहीं तो और भी थोड़े से और आगे काम बढ़ जाते। अभी जो वित्त आयोग आया उसमें छत्तीसगढ़ ने लगभग 8,500 करोड़ की मांग की थी, जो कि पूरा उनको खाका तैयार करके दिया गया। और सबसे मेन बात यह है, जो हमारा पिछला बजट पेश किया गया सुभाष जी, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ को आय देगा, आय प्रदान करेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा जोर किया गया है। जो कि मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि हमने पहले भी ये सभी चीजें की हैं, लेकिन इस तादाद पे नहीं की है जो अभी इस बार हुई। और दूसरी बात, दीपक बैज जी को मैं सुन रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये आपने अभी बताया कि 1,05,000 करोड़ रुपए हो गया है, और ये अभी ये बता रहे थे कि 10 साल पीछे ढकेल दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2018 तक 40,000 करोड़ रुपए जो कर्जा था छत्तीसगढ़ के ऊपर था पिछले 18 सालों में, और उसके बाद आज जो 5 साल में इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। तो किसने पीछे ढकेलने का काम किया? और ये छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जानती है, और उसके बाद ही ये सब चीजें कर रही है। और बस्तर के बारे में बोल रहे थे, तो बस्तर को आप ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और पीछे ढकेल दिया है। तो क्या वहां पर विमान स्थल बना के पीछे ढकेला है बस्तर को? 4 राज्यों से रोड जो कनेक्ट की गई है, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, आंध्र से और कर्नाटक से, तो क्या ये बस्तर को पीछे छोड़ना है? क्या वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, नगानार का प्लांट बनाया गया है, क्या ये पीछे ढकेल रहा है? दूसरी बात मैं ये मानता हूं, और पूरे विश्व में ही आज जब से भारत यहाँ पर आजाद हुआ है, और पूरे विश्व में भी आप देखेंगे तो लगभग 1% का ही सरकारी नौकरियों का जो रेशियो रहता है 1% रहता है। आप अमेरिका जाके अगर पूछेंगे किसी से, तो वो ये नहीं बोलता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, वो ये बोलता है कि मेरे को अपना एंटरप्रेन्योर मेरे को डेवलप करना है, ये नौकरी के पीछे नहीं भागता है। तो हम भी, क्योंकि विकसित राज्य की, विकसित देश की जब हम कल्पना करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए अभी छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंटेशन दिया गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन दिया गया, जिससे खुद भी मतलब हमारे जो नौजवान है वो आत्मनिर्भर होंगे और दूसरों को नौकरियां भी देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे वित्त मंत्री ने और जो हमारी कैबिनेट की विष्णुदेव सरकार ने ये सब चीजें दी और खाका तैयार किया, जिससे छत्तीसगढ़ बहुत आगे और दूरगामी उसके परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा और ऊपर तक लेके जाएंगे। वैसा ही खाका तैयार किया गया, जिसकी सराहना हमारे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने की, वित्त आयोग के अध्यक्ष ने की। तो जो मुझे बहुत ही गर्व होता है हमारी टीम के ऊपर कि वो ऐसी सोच लेके चल रही है। नहीं तो हम पिछले 5 सालों में देखते थे कि हमारा जो बजट है उसमें लगभग 17 से 18% हम लोग ब्याज में पटा देते थे। तो ये नहीं हो रहा है कम से कम, और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं आ रही हैं, बहुत अच्छे सभी चीजों में, जैसे कि शिक्षा में हम लोग ने बजट बढ़ा के दिया है, और दूसरी जो नौकरियां देने वाले हैं उसमें बजट बढ़ा के दिया है। और जो मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं।
एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये एक अच्छे राह पे हम लोग चल चुके हैं। जो हमने पिछले 5 साल हमने जो चीजें खोई थी, उसको फिर से लाइन अप करके और सभी चीजें हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान जी, ठीक है। शिल्पा जी, ये बताइए कि बार बार जब भी कोई पार्टी आती है सत्ता में, तो वो सारा क्रेडिट या तो अपने पहले के शासन को देती है या अपने अभी के शासन को देती है। जब भी भाजपा बात करेगी तो ये जरूर कहेगी कि 5 साल हमारा बहुत खराब हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसको कर्जे में डुबा दिया, इस राज्य को पीछे ढकेल दिया, वो कहेगी। आप भी कहेंगे कि साहब आप थे तो 15 साल आपने पीछे ढकेल दिया। पर जब ओवरऑल आप बात करते हो तो आप कहते हो कि छत्तीसगढ़ बहुत विकसित हो रहा है, बाकी राज्यों की तुलना में, तीनों राज्यों से आप बात करते हो कि जो राज्य बने थे उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हुआ है, छत्तीसगढ़ में अनंत संभावना है, ये सब बात करते हो। हम इससे परे बात करते हैं। देखिए, वित्त आयोग किसी पार्टी का नहीं है। वित्त आयोग जो है एक प्रक्रिया है, और वो आपको आता है और आपके राज्य की जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके हिसाब से वो पैसे देता है। इसके पहले भी वित्त आयोग के पैसे से बहुत सारे काम हुए हैं। अभी वित्त आयोग आया है और उसने यदि कोई प्रशंसा की है तो वो प्रशंसा ये नहीं है कि विष्णुदेव साय जब से बने तब से बहुत 6 महीने में बड़ा काम हो गया। पीछे से अगर रमन सिंह की तरफ से चले हम, जब से राज्य बना है 2000 से 2003 अजीत जोगी, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह, फिर भूपेश बघेल की सरकार और फिर अब विष्णुदेव साय की सरकार, ये सब में आपने क्या किया? कर्जा कहाँ लिया? लोगों ने कहा कि आपने धान का बहुत पैसा बांटा, आपने दुनिया जहान की बहुत सारी योजनाएं लाए जो ने आपने इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके लोगों को दिया। आज अभी भाजपा कह रही है कि आपने कर्जे में डाल रखा, इतना कर्जा भी, जैसा कि चौहान जी बता रहे थे कि आपने जो है 40,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर जो है आपने जो है उसको 90,000 करोड़ तक पहुंचा दिया कर्ज को, और बहुत सारा पैसा जो है लोन में चला, ब्याज पटाने में चला जाता था। तो और दूसरी बात, आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि बस्तर नहीं गया वित्त आयोग और बस्तर जाके देखना चाहिए। तो क्या कुछ आप वित्त आयोग से अपेक्षा करते हैं और किस तरह के डेवलपमेंट की बात आप सोच रहे हैं और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? जी नमस्कार जी, देखिए, महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो 3,000 करोड़ रुपए सरप्लस में दिए गए थे राज्य को। नए राज्य को जो दिए जाते हैं वो सरप्लस में दिए गए थे। उसके बाद अब तक के सबसे ज्यादा शासन का कार्यकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जैसे कि 15 साल रमन सरकार और अभी के जो शासन का, इनका सत्ता का जो कार्यकाल चल रहा है, वो तो सत्ता इनके हाथ में, प्रबंधन इनके हाथ में था। उसके बाद भी ज्यादा समय इनके हाथ में था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य जो सरप्लस था बजट में, वो आज माइनस में कैसे चला गया? ये बहुत सोचने वाली बात है। और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हमारे विद्वान दर्शक समझ रहे हैं। हमारे विद्वान दर्शक ये भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज तक कोई विजन नहीं बताते थे, न प्रदेश के बारे में न देश के बारे में। इनका आज एक विजन इनके वक्तव्य से मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, और जनता भी देख रही है, कि ये नौकरियां नहीं देने वाले हैं। इनका एक अप्रत्यक्ष रूप से ये यही कह रहे हैं, बातों को गोल गोल घुमा फिरा के यही कह रहे हैं कि भैया हम नौकरियां नहीं देंगे। शिक्षित युवा है, शिक्षित युवा कितने भी नौकरियां मांग ले, परंतु आज तक 10 सालों में न तो इन्होंने देश में नौकरियां के लिए रिक्त पदों में भर्ती नियुक्ति की है, न तो छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने वादा किया था कि 1 लाख पद में नियुक्ति करेंगे, वो नहीं करेंगे। और इसके विपरीत ये अतिथि शिक्षकों का जो है छटनी करने में लगे हुए हैं, उन्हें नौकरी से बेदखल करने में लगे हुए हैं। क्रेडा अधिकारियों को, क्रेडा जो नौकरियां में है जी। तो चलिए, शिल्पा जी कुछ कुछ चीजें बता रही हैं कि नौकरी जो है वो नहीं। जी, बजट के मामले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे जो पिछले कांग्रेस सरकार ने जो बजट तय किया था किसानों के लिए, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, उसका पैसा ये खा गए। बेरोजगारी भत्ता जो तय किया था उसका पैसा ये खा गए। तो ये किस प्रकार के बजट के विजन की बात करते हैं? पुरानी सरकार बजट में जो पैसा था उसको तो दे नहीं सक रहे, उसको तो जनता तक पहुंचा नहीं सक रहे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ चुनाव के रहते तक के बड़े बड़े वादे, लोक लुभावन घोषणा पत्र में वादे करके लाती है, और जैसे सत्ता मिल जाती है
वो लोगों को भूल जाती है, जनता से कोई सरोकार नहीं रखती है। आज देखिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जितने विभाग हैं, सभी की स्थिति बदहाल हो चुकी है। बदहाल होने का कारण ये है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट, इनका जो प्रयोग होता है, नौसिखियों की सरकार बना दिए हैं, अनुभवहीन लोगों की सरकार बना दिए हैं, बड़े ऊंचे पद में अनुभवहीन लोगों को बैठा दिए। तो ये किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे? अरे पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता कितनी समस्याओं से जूझ रही है, उसके बाद भी इनकी जो नौसिखियों की सरकार है वो समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। शिल्पा जी मैं एक बात आपको रोकूंगा। आज जो वित्त आयोग के सामने जो प्रेजेंटेशन था, उसको जो चौधरी जी हैं, ओपी चौधरी, वो प्रेजेंट कर रहे थे। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो वित्त के मामले को समझते हैं। और देखिए, दूसरी बात, अगर हम सिस्टम को समझें तो नेता जो होते हैं वो प्रेजेंटेबल होते हैं। अगर चौधरी जी की जगह कोई दूसरा नेता होता तो हो सकता है वो वित्त को उतनी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, पर बनाते तो राज्य के अधिकारी हैं। वित्त आयोग से जो आदमी आए हैं या वित्त विभाग के लोग हैं, योजना आयोग में बहुत सारे लोग होते हैं, नीति आयोग में जो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, और अलग अलग मद में जो है राज्य की ज़रूरतें क्या हैं और राज्य किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है। अभी हम ये बात कर रहे हैं एक्चुअली में कि वित्त आयोग आया, 16वां वित्त आयोग आया, उसके सामने पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल था। यहाँ सवाल ये नहीं है कि नौसिखिए लोग हैं, कि अब ये नौसिखिए किसको बोलेंगी आप? क्या ये विष्णुदेव साय को नौसिखिया बोलेंगी जो केंद्र में मंत्री रहे, इतने बार के सांसद रहे? आप ये नहीं कह, आप ये बात करते हैं हम लोग कि जो प्रेजेंटेशन है जिसको आज सरकार ने रखा, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रही है, आपका कहना सही है कि आपने रोजगार देने की बात की थी, तो आप कितना रोजगार सृजित कर रहे हैं? आप यूनिट जो बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो छत्तीसगढ़ में किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी? वित्त आयोग के सामने आपने क्या डिमांड रखा, क्या प्रेजेंटेशन किया? ये अगर बात करेंगी ना, अभी हम वही बात कर, देखिए हम डिबेट में घूम फिर के क्या कर रहे हैं, हम नेताओं पे दोषारोपण कर रहे हैं। हमारा विषय क्या है कि आज वित्त आयोग आया, उसके सामने जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें हमारा स्टेट कहाँ ठहरता है और हम किस तरह से अपने स्टेट को आगे ले जाएंगे। उसमें यदि भाजपा का फेलुअर है और आपको लगता है कि ये बहुत सारे वादे किए, इनने मोदी की गारंटी दी है, संकल्प पत्र में कहा है, तो इसको कैसे पूरे करेंगे? भाई ये बात हो रही है ना। अगर आप ये कहें कि आपसे प्रेरणा लेके ये किसानों को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हाँ ठीक है, आपसे ले रहे हैं, आपने भी पैसा बांटा, ये भी बांटेंगे, ये महतारी वंदन योजना में भी पैसे बांटेंगे, तो ये सारे पैसे का वित्तीय प्रबंधन कहाँ होगा? इस पे मुझे लगता है कि डिबेट को अपने को ले जाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन की बात करूं तो मैंने कहा जैसे पुरानी सरकार का जो बजट था वो उन्होंने दिया नहीं, ऊपर से जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना कांग्रेस सरकार ने चालू किया था वो भी ये नहीं दे रहे, तो जो बजट है उसको ये जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। दूसरी बात, बिजली बिल जैसे बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, वित्त में जनता के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, शराब के रेट बढ़ा रहे हैं और जनता को मिल क्या रहा है? बिजली गुल मिल रही है, शहरों में 2-3 घंटे की बिजली गायब मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भगवान भरोसे है, तो जनता को फायदा नहीं हो रहा है। और ऊपर से रेट पे महंगाई की बात कर लीजिए, आज सभी चीजों में जीएसटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम जनता के लिए महंगाई से का बोझ तले दब गई है, महंगाई से त्राही कर रही है, पिछले 10 साल से भी है, और अभी हाल फिलहाल में भी तो और भी ज्यादा जीएसटी सभी चीजों में बढ़ाने का आपने भी देखा है और जनता पर बोझ पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो वादे किए थे, मैं वही कह रही थी कि शासन और प्रशासन एक साथ जब काम करेंगे तभी तो वित्त जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चलेगा। परंतु साय सरकार में एक अनोखी बात है कि शासन और प्रशासन एक तरीके से काम चक्र की तरह से काम नहीं कर पा रहे, चाहे उनमें समन्वय की कमी है, चाहे संवाद की कमी है, ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं, परंतु जनता को जो परेशानियों का सामना इस कारण से भी करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ ना एक एक्सपर्ट हैं सिकंदर जी, हम उनसे जान लेते हैं कि भाई ये जो अभी जो कुछ हो रहा है उसको वो किस तरह से देखते हैं। मैं चाहूंगा सिकंदर थोड़ा इसको विषय पे लाते हैं चीज़ों को। ये मामला वित्तीय प्रबंधन का है। सरकार के पास आय के क्या साधन हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रदेश की क्या ज़रूरत है, इन 4 बिंदुओं पर सोचने की ज़रूरत है। कर्ज लेने की बात है, सारी सरकारें कर्ज लेती हैं, कोई नई बात नहीं है कर्ज लेने का।
बात वित्तीय प्रबंधन का है। जो संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़ का, उस विकसित छत्तीसगढ़ में कैसा विकास होगा, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है कि इसके बाद विकास नहीं होगा। आप सड़कें पहले सिंगल रोड होती थी, फिर 4 लेन रोड हुई, अब 6 लेन रोड होने लगी। इसी तरह से वनांचल के क्षेत्र में भी जब आदिवासियों के विकास की बात आती है तो वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे रोज, जैसे तेंदुपत्ता वगैरह खरीदी की बात, वनोपज को खरीदी की बात पिछली सरकार में भी हुई थी, उससे उनका वित्तीय स्थिति उनमें सुधार हुआ था, ऐसा सरकार का दावा है। तो निश्चित रूप से जब विकास के कार्य होंगे तो बोझ बढ़ेगा, सरकार के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा, राजस्व का। तो राजस्व संग्रह के लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता खोजती है, चाहे वो बिजली के दाम बढ़ाए, चाहे वो खाद बीज के दाम बढ़ाए, या जो है कोई और रास्ता खोजे। और वित्त आयोग तो उसी आधार पे जो प्रेजेंटेशन सरकार देती है, जो अपना रोड मैप रखती है, उसमें सरकार बताती है कि हमारे इस काम के अंदर इतने खर्च होंगे। उस आधार पर वित्तीय आयोग जो है उनको राशि जारी करता है। तो आलोचना विपक्ष को इस बात की करनी चाहिए कि जो रोड मैप तैयार, पहले तो ये पता होना चाहिए विपक्ष को कि रोड मैप क्या तैयार किया है सरकार ने। हम आलोचना उस आधार पर कर सकते हैं कि जो रोड मैप तैयार किया गया है क्या पर्याप्त है, क्या जितने दिनों के लिए बताया गया है उतनी राशि में हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस राशि के प्रबंध में वित्त आयोग कितनी राशि दे रहा है, राज्य को उसमें कितना योगदान देना है, और फिर बाकी राशि जो है राज्य कहाँ से लाएगा, इस पे देखना है। अब जीएसटी मान लिया एक माध्यम है, तो जीएसटी में तो सरकार को, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आधा आधा पैसा मिलता है, ये तो सीधी सी बात है। तो जीएसटी तो राज्य के प्रबंधन में आता है, वित्तीय प्रबंधन में आता है। रह गई बात एक रोजगार और नौकरी की बात हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात रोजगार की करते हैं, लेकिन राजनीति में वो नौकरी बन जाती है। हमारे शिक्षा का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, जैसा कि सरकार के, इस सरकार के बजट में भी है, और रोज जो नई शिक्षा नीति के तहत, कि रोजगार परक शिक्षा, ताकि ऐसी शिक्षा जो पढ़ने के बाद नौकरी के लिए मजबूर न हो विद्यार्थी, ऐसी शिक्षा। सिकंदर, चलिए चौहान जी के पास चलते हैं। के.एस. चौहान जी, अभी शिल्पा जी बहुत सारी बातें कह रही थी, फिर हमने बीच में हस्तक्षेप करके सिकंदर जी से बात की। ये जो वित्त आयोग आया, उसके सामने राज्य ने जिस तरह की सिफारिश की और जो बात कही कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात की और राज्य को एक दिशा देने की बात की, वो क्या क्या हाईलाइट बिंदु हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो इस प्रेजेंटेशन की जो आत्मा थी, वो एक ही थी कि हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको डेवलप करना। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी चालू होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, उससे सिविलाइजेशन भी होगा, उससे रोजगार भी पैदा होगा। जैसे हमारे सिकंदर जी ने बोला, एक बहुत अच्छी बात बोली कि रोजगार को हम राजनीति में नौकरी की तरफ मोड़ देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। रोजगार का मतलब ये होता है कि अपनी सेवाओं के बदले आप अर्न कर रहे हैं, तो वो सेवाएं कुछ भी हो सकती हैं, वो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है। जैसे कि पहले कभी हमने देखा नहीं कि ठेली खोमचे वालों को 10-10 हजार रुपए मिल रहा है उनका व्यवसाय बढ़ाने के लिए या व्यवसाय खोलने के लिए। तो ये एक नया भारत है, ये एक विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला भारत है। जब तक हमारी खुद की सोच ये नहीं होगी कि रोजगार को हम नौकरियों से तुलना ना करें, नौकरी ना बोले, लेकिन जो वादा जो किया गया है, जो मोदी जी की गारंटी में वादा किया गया है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हम ऐसे नहीं है कि 5-5 लाख के बोर्ड लगाते हैं रोजगार के नाम से, और जब विधानसभा में पूछा जाता है और जवाब देते हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जवाब देते हैं कि अभी तक 22,000 नौकरियां दी गई हैं। 5-5 लाख के बोर्ड लगाए जाते हैं, सुभाष जी, हमने देखा है, आपने भी देखा है। और विधानसभा की वो धर्मलाल कौशिक जी ने जो सवाल किया था, उसके जवाब में जब भूपेश बघेल जी जवाब देते हैं तो 22,000 नौकरियों की बात बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि रोजगार अलग है और नौकरियां अलग है, और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना करते जाएंगे, आत्मनिर्भर जितना बनते जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जितना करते जाएंगे, उससे ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं, जिससे अर्न होने वाला है, न कि सिर्फ जाने वाला है। और रही बात
रही बात जो अभी शिल्पा जी बोल रही थी कि हमने वादे नहीं किए, तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोला करते थे कि 36 वादे में से 12 वादे हमने पूरे किए हैं, 12 वादे में छुए नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 6 महीने में आपने 2 चुनाव बहुत बुरी तरह हारे। और वो क्यों हारे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको उखाड़ फेंक दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नहीं दिया। और उसके बाद विधानसभा के बाद जो हमारा काम देखा गया, भारतीय जनता पार्टी का जो काम देखा गया, उसका प्रतिसाद ये हुआ कि जिन 76 विधानसभा में सुभाष जी, 76 विधानसभा में विधानसभा से लोकसभा में ज्यादा लीड मिली हमारे को, ये हमारे काम का नतीजा था। चौहान जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की संभावनाएं आप लोग देखते हैं कि किस तरह से रोजगार का सृजन होगा नए नए क्षेत्रों में? कि छत्तीसगढ़, जैसे शिल्पा जी कोंडा गांव की बात करें तो मालूम पड़ता है कि कोंडा गांव की एक आइडेंटिटी बन गई है 2 तरह की, कि कोंडा गांव में शिल्प का और उसका पूरा काम होता है। दूसरा, आपने देखा कि कुछ किसान उन्नत किस्म से काम करके पूरे देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। अगर हम अलग अलग जगह जाते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं वहाँ पे किस तरह का स्किल है, किस तरह उसको डेवलप किया जा सकता है, किस तरह के रोजगार की संभावना हो सकती है? चौहान जी, हम थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान दें तो लोगों को इससे लगे कि बहुत सही बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपका, और इससे जनता को बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, जो हमारी डेड पड़ी हुई है संपत्ति, जैसे कि हम लोग बॉम्बे के एयरपोर्ट में जाएंगे, बाजू में एक जमीन का टुकड़ा पड़ा रहता था। सुभाष जी, आप भी गए होंगे, 10 साल पहले भी गए होंगे, अभी भी गए होंगे, तो वहां पर एक बहुत आलीशान होटल बन गया। तो ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट, डेड जो संपत्ति पड़ी रहती है उसको यूटिलाइज करना, नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा। और सबसे बड़ी हमारी ताकत भी यही है कि हम वहीं से, और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाना, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा माना जाना पड़ता है और उसको पसंद भी किया जाता है देश में विदेश में। तो उसको बढ़ावा देना, और जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उसको यूटिलाइज करना ही सबसे बड़ी बात होगी, और इसी में से एंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी। और दूसरी बात, इसमें टेक्निकल जो चीजें हैं वो जो सरकार है वो प्रोवाइड कराएगी। टेक्निकल चीजें, टेक्निकल इन द सेंस की टेक्नीशियंस को लाएगी और वो बताएगी कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उसमें क्लासेस भी लगेंगी, उसमें दक्षता भी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कि पिछली सरकार जैसे ही आई थी उसमें प्रधानमंत्री प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था वो क्लासेस बंद कर दी गई थी, वो फिर से चालू होंगी। और अभी आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हम लोग किसी को लोन देने वाले हैं तो उसके साथ साथ हम लोग प्रशिक्षण भी देने वाले हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से जी, ठीक है। अभी शिल्पा जी, अभी जैसे चौहान जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल की सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो नरवा घुरवा बाड़ी थी, गोबर खरीदी थी, जिससे ये बात सरकार 5 साल रही तो ये बहुत प्रचारित किया है कि भाई इससे जो गांव-गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो रही है और महिलाएं, उसमें बहुत सारी स्टोरी आई। अब ये सरकार जो आई है, चूँकि ये छत्तीसगढ़ में ये लग रहा है कि भाई ये बेकार योजना थी या इसको बंद करो, तो अभी ऐसे में अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो आप किस तरह की चीज़ें चाहती हैं कि जो पिछली सरकार की अच्छी चीज़ें थी जिससे लोगों को वाकई रोजगार मिल रहा था या गांव की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, वो किस तरह की चीज़ें हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? देखिए मिश्रा जी, यही तो हम सबका विकास करने का उद्देश्य होता है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। भूपेश सरकार का एकदम क्लियर विजन था और इसीलिए ये योजनाएं जो है वो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जैसे गोठान योजना जिसमें 27 लाख महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था, वो स्वावलंबी बन रही थी। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में यही है कि जो वर्मी कंपोस्ट भी बनाए जा रहे थे महिलाओं की ओर से, वो कितने बेनिफिशियल महिलाओं को भी दे रहे थे और प्रदेश के
किसानों को, जनता को, आम नागरिक को भी ये बेनिफिट। तो एक चीज से 3-4 फायदे हो रहे थे। रीपा योजना थी, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो कला को बढ़ावा दिया जा रहा था, जो संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा था राजीव मितान योजना के तहत में, तो वो संस्कृति के संरक्षण, अपने जो लघु उद्योगों का संरक्षण, इन सब के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई थी। परंतु जैसे ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, इन सब डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो योजनाएं थी, महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उनको बंद करने का प्रयास करती है। इसका क्या विजन, इसका क्या मतलब समझ सकते हैं? जनता के सामने क्लियर है कि चलिए, आज जो तो गौठानों मैं में समझता हूं कि आज हम जो बातचीत कर रहे हैं इस पे और बातचीत होगी। अभी योजना आयोग के सामने किस तरह का, वित्त आयोग के सामने किस तरह का प्रस्ताव रखा गया है, तो भविष्य में हो सकता है कि इन योजनाओं का नाम बदल के, क्योंकि अंततः जो है आपके पास जो अधोसंरचना, जो संसाधन है, आप उसी का दोहन करेंगे। अगर मुझे लगता है हर्बल है तो हर्बल का करेंगे, धान की वैरायटी है तो उस पर करेंगे। आपके यहाँ जो भी आपके पास संसाधन है आप उसी का बेहतर उपयोग करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है और किस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी नहीं रोजगार मिलता है। हम इस पे बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।